मुंबई की भागम भाग वाली जिंदगी में आराध्या की जिंदगी एक प्रयोगशाला के सफेद कोट और कर्ज के कागजों के बीच फंसी हुई थी। वो विरार एंटरप्राइजेस की फूड रिसर्च विंग में एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थी। उसके बनाए गए नए फूड प्रोडक्ट्स पर लाखों का कारोबार टिका था, लेकिन उसकी खुद की जेब में हमेशा एक छेद रहता था। एक छोटा सा फ्लैट, बीमार माँ और पिताजी द्वारा लिया गया एक भारी भरकम बिजनेस लोन, जिसे चुकाने के लिए आराध्या रात दिन काम कर रही थी। आज का दिन तो और भी तनावपूर्ण था। उसके बैंक अकाउंट में बस कुछ ही हजार रुपए थे और अगले हफ्ते एक बड़ी किश्त की डेडलाइन थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम दिखा, मीरा। मीरा आराध्या की कॉलेज की दोस्त थी, लेकिन आर्थिक रूप से वे जमीन आसमान का फर्क रखती थी। मीरा शहर के एक सबसे बड़े और पुराने टंडन परिवार की इकलौती वारिस थी। आराध्या, शुक्र है तूने फोन उठाया। मीरा की आवाज में घबराहट थी। क्या हुआ मीरा, इतना घबरा क्यों रही है? वो वो मेरे दादाजी, उन्होंने फिर से मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी है। इस बार तो उन्होंने शर्त रख दी है कि अगर मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी तो वो मेरी सारी क्रेडिट कार्ड्स फ्रीज कर देंगे और मुझे बिजनेस से हटा देंगे। आराध्या ने सिर पीट लिया। मीरा को डेटिंग से सख्त नफरत थी और उसके दादाजी को मीरा की शादी की धुन सवार थी। मीरा गिड़गिड़ाई, प्लीज मेरी मदद कर। तू बस आज रात मेरी जगह उस डेट पर जा। तुझे बस एक ही काम करना है, उस लड़के को इतनी बुरी तरह से प्रभावित कर कि वो खुद ही मुझे रिजेक्ट कर दे और भविष्य में कभी मुझसे मिलना ना चाहे। मैं तुझे इसके बदले 1 लाख रुपए दूंगी, बस एक रात का नाटक। आराध्या की आंखें चमक उठी। 1 लाख रुपए? ये तो उसके कर्ज की किश्त के लिए काफी थे। क्या? क्या? मीरा, तू पागल है? मैं तुम्हारी जगह? प्लीज, मुझे पता है कि तू ये कर सकती है। तू मेरे सारे कपड़े पहन लेना, मेरे बोलने के लहजे की नकल कर लेना, बस जाकर उसे डरा दे, भगा दे। ये तेरा ऑपरेशन रिजेक्शन है। कर्ज का दबाव प्यार के डर पर भारी पड़ गया। आराध्या ने लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? कुछ गड़बड़ नहीं होगी, बस आजादी की एक रात। मैं तुझे तुरंत सारे डिटेल्स भेजी हूँ। शाम 7 बजे आराध्या, जो अब फर्जी मीरा थी, एक महंगे रेस्टोरेंट के प्राइवेट बूथ में बैठी थी। उसने मीरा की दी हुई एक बहुत महंगी लेकिन असहज ड्रेस पहनी थी। उसके बाल और मेकअप एकदम परफेक्ट थे, लेकिन अंदर से वो बुरी तरह घबरा रही थी। उसके सामने टंडन ग्रुप की उत्तराधिकारी के तौर पर एक अजीबोगरीब छवि पेश करने का दबाव था। तभी एक लंबा, पतला और बेहद आकर्षक पुरुष बूथ में दाखिल हुआ। उसने एक बेदाग सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक गंभीर और कुछ हद तक ठंडा भाव था। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वो सामने वाले को स्कैन कर रहा हो। वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी आभा में एक अनजाना डर था। नमस्ते, क्या आप मीरा जी हैं? उसकी आवाज गंभीर और आधिकारिक थी। हाँ, आराध्या ने मीरा की नकल करते हुए एक नजाकत भरी आवाज में जवाब दिया। और आप? मैं विरारे कपूर। आराध्या ने मन ही मन सोचा कि ये आदमी इतना औपचारिक क्यों है। विरार्य बैठ गया। वहां कोई छोटी मोटी बातचीत नहीं हुई। विरार्य ने बिना किसी भूमिका के कहा, तो हम दोनों ही इस डेट के लिए मजबूर किए गए हैं। मेरे दादाजी ने एक अल्टीमेटम दिया है। मैं काम से प्यार करता हूँ और शादी मेरी प्राथमिकताओं में सबसे नीचे है। मैं आपको रिजेक्ट करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि एक प्रस्ताव देने आया हूँ। आराध्या चौंक गई। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? आप अपने दादाजी के दबाव से छुटकारा चाहती हैं और मैं भी। आइए, हम एक फर्जी सगाई की घोषणा करते हैं। हम 1 साल तक दुनिया को दिखाएंगे कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उसके बाद हम सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग होने का नाटक करेंगे। मेरे दादाजी संतुष्ट हो जाएंगे और आप आजाद हो जाएंगे। इसके बदले में मैं आपके अकाउंट में हर महीने एक अच्छी रकम डालूंगा। आराध्या का माथा घूम गया। ये तो उसकी ऑपरेशन रिजेक्शन से बिल्कुल उलट था। उसे तो इस आदमी को भगाना था और ये उसे 1 साल के फर्जी रिश्ते का ऑफर दे रहा था। उसे याद आया कि उसे क्या करना है। उसे इस आदमी को भगाना है। आराध्या ने तुरंत अपनी अति आकर्षित लड़की की एक्टिंग शुरू कर दी। माफ करना विरार्य, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी सस्ती हूँ? 1 साल के नाटक के लिए मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। मुझे पैसों से ज्यादा तुम्हारी शक्ति में दिलचस्पी है। मेरे लिए तुम एक सीढ़ी हो। मैं तुम्हारी कंपनी के बिजनेस सीक्रेट्स को जानना चाहूंगी।
मैं चाहती हूँ कि तुम हर जगह मेरे साथ मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह रहो और मैं तुम्हारा हर फैसला अपने हिसाब से बदलूं। आराध्या ने सोचा कि ये आदमी अब जरूर भाग जाएगा। कौन सा सीईओ ऐसे बिजनेस सीक्रेट्स एक अनजान लड़की को देगा? विरारी ने एक पल के लिए अपनी ठंडी आंखें बंद की और फिर खोली। वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान खतरनाक थी। दिलचस्प। तुम्हारी मांगे बहुत बड़ी हैं, मीरा जी। ये सौदा केवल पैसों से कहीं आगे निकल गया है। उसने अपनी घड़ी देखी और खड़ा हो गया। ठीक है, मैं तुम्हारी मांगे मानता हूँ। आराध्या सन रह गई। क्या? हाँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम एक बार भी मेरी शर्तों को तोड़ती हो या मेरी कंपनी के बारे में कोई निजी बात लीक करती हो, तो ना केवल मैं ये रिश्ता तोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारे परिवार के बिजनेस के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर करूंगा। अब हाथ मिलाओ, फर्जी मंगेतर। विरारे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आराध्या का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने जल्दी से हाथ मिलाया। उसका ऑपरेशन रिजेक्शन बुरी तरह विफल हो गया था। उसे 1 लाख रुपए तो मिल गए थे, लेकिन अब वो एक फर्जी सगाई में फंस गई थी। विरार्य ने तुरंत एक प्रेस रिलीज टाइप की और उसे फाइनल कर दिया। कल सुबह मिलते हैं मीरा। हम कल सुबह 9 बजे तुम्हारी पहली डेट के बारे में प्लान बनाएंगे। मैं तुम्हें ऑफिस में मिलूंगा। ऑफिस? हाँ, मैं विरारिया एंटरप्राइजेस का सीईओ हूँ। अब जब तुम मेरी मंगेतर बनोगी, तो तुम्हें कम से कम मेरी कंपनी के बारे में तो जानना होगा। विरार्य चला गया। आराध्या सदमे में वहीं बैठी रही। अगले दिन आराध्या जैसे ही विरारी एंटरप्राइजेस की बिल्डिंग में अपनी लैब में पहुंची, उसने अपने कंप्यूटर पर एक ब्रेकिंग न्यूज देखी। ब्रेकिंग न्यूज। विरार्य एंटरप्राइजेस के सीईओ विरारे कपूर ने टंडन ग्रुप की उत्तराधिकारी मीरा टंडन से सगाई की घोषणा की। तस्वीर में विरार्य और कल रात की आराध्या, मतलब फर्जी मीरा, एक दूसरे को देख रहे थे। आराध्या के हाथ से कॉफी का कप छूट गया। मिस्टर विरारी कपूर, वो मेरा बॉस है। उसी पल आराध्या के फोन पर मीरा का मैसेज आया। तूने क्या कर दिया यार? उसने तो सगाई कर ली, और हाँ, उसने मुझे कल तेरे खर्चे के लिए 1 लाख नहीं बल्कि 5 लाख रुपए भेजे हैं। क्या वो सच में इतना अमीर है? आराध्या को चक्कर आने लगे। उसने अपने बॉस के सामने, जो अब उसका फर्जी मंगेतर था, ना केवल एक अमीर लड़की होने का नाटक किया था, बल्कि उससे बिजनेस सीक्रेट्स और पर्सनल बॉडीगार्ड बनने की मांग भी की थी। और अब वो उस आदमी की फर्जी मंगेतर बन गई थी जिसे वो हर रोज ऑफिस में देखती थी, वो भी उसकी असली पहचान छिपाकर। तभी उसके फोन पर एक और अनजाना मैसेज आया। नंबर विरारे का था। मीरा, या जो भी तुम्हारा असली नाम है, मुझे मेरे ऑफिस में 9 बजे मिलना। ये पहली बात है जो तुम्हें फर्जी मंगेतर के रूप में करनी है। देर मत करना। विरारिया। आराध्या को पता था कि उसका सबसे बड़ा कर्ज तो अब शुरू हुआ है, एक झूठ जो उसे अपने बॉस के साथ निभाना पड़ेगा। आराध्या के दिल की धड़कन किसी ड्रम की तरह बज रही थी। उसने अपनी लैब कोट जल्दी से उतारा और खुद को वॉशरूम के शीशे में देखा। चेहरे पर पसीना था और आंखें घबराहट से भरी थीं। एक तरफ वो विरारे एंटरप्राइजेस की मामूली कर्मचारी थी और दूसरी तरफ उसे अभी उसी कंपनी के सीईओ से टंडन ग्रुप की उत्तराधिकारी मीरा टंडन बनकर मिलना था। शांति आराध्या, शांति। तुमने ये पैसा कमाने के लिए किया है, बस एक सौदा है। उसने अपनी जेब से मीरा का दिया हुआ इमरजेंसी क्रेडिट कार्ड निकाला। अगर विरारे को शक हुआ तो उसे एक अमीर और लापरवाह लड़की की तरह बर्ताव करना होगा। ठीक 9 बजे आराध्या ने विरारे एंटरप्राइजेस के सबसे ऊपरी फ्लोर पर सीईओ के भव्य ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। विरारे का सचिव आरव दरवाजे पर मिला। आरव हमेशा शांत और पेशेवर रहता था। उसने आराध्या को देखकर एक पल के लिए अपनी आंखें सिकोड़ी, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मीरा जी, अंदर आइए, मिस्टर विरारे आपका इंतजार कर रहे हैं। आराध्या अंदर गई। ऑफिस इतना बड़ा था कि उसमें उसका पूरा फ्लैट समा जाए। विरार्य पूरी गंभीरता से अपनी डेस्क पर बैठा था। उसके सामने कल की प्रेस क्लिपिंग्स और कुछ लीगल दस्तावेज रखे हुए थे। विरारे ने आंखें उठाकर आराध्या को देखा। उसकी निगाहें इतनी तीखी थीं कि आराध्या को लगा जैसे वो उसके अंदर तक झांक लेगा। बैठिए मीरा जी, या मुझे आपको आराध्या बुलाना चाहिए। आराध्या का दिल एक धड़कन चूक गया। वो वहीं जम गई। तुम क्या कह रहे हो? उसने कांपते हुए पूछा। विरारे ने आराम से अपनी कुर्सी घुमाई और उसकी तरफ झुक गया। जब तुम कल रात रेस्टोरेंट में आई थीं, तो तुम बहुत जल्दी में थीं, लेकिन मैं किसी चीज को हल्के में नहीं लेता। तुम्हारी ऊंचाई, तुम्हारे बालों का कट और हाँ, तुम्हारी आंखी। मैंने अपनी ही कंपनी के फूड रिसर्च वैज्ञानिक आराध्या को कई बार देखा है।
खासकर जब तुम पिछले महीने कोरियन नूडल्स के प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन दे रही थी। विरारे ने एक फाइल खोली जिसमें आराध्या की कर्मचारी आईडी लगी थी। मीरा टंडन और तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हो, लेकिन मीरा टंडन के नाम पर कोई विरारे एंटरप्राइजेज में काम नहीं करता। आराध्या के पास अब झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी। उसने हार मान ली। हाँ हाँ, मैं आराध्या हूँ, मैं मीरा की दोस्त हूँ। मैंने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया। मुझे कर्ज चुकाना था। उसने तुरंत अपने बैग से 1 लाख रुपए के नोटों का बंडल निकाला जो मीरा ने दिया था। ये रहे आपके पैसे, मैं आज ही इस्तीफा दे देती हूँ। हम इस सगाई को यहीं खत्म करते हैं। विरारिया ने उस बंडल को देखा तक नहीं, वो जोर से हंसा। ये पहली बार था जब आराध्या उसे खुलकर हंसते देख रही थी, लेकिन उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ व्यंग्य था। इस्तीफा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूं आराध्या? प्रेस रिलीज जारी हो चुकी है, मेरे दादाजी को पता चल चुका है। अगर हम आज ये रिश्ता तोड़ते हैं तो मेरी कंपनी की और टंडन ग्रुप की बदनामी होगी। मेरे दादाजी का हार्ट अटैक हो जाएगा। विरारे थोड़ा गंभीर हुआ। और तुम पर मेरी कंपनी में झूठ बोलने और धोखाधड़ी का मुकदमा भी हो सकता है। कम से कम तुम्हारी असली दोस्त मीरा के दादाजी तो तुम पर मुकदमा जरूर करेंगे। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। वो पूरी तरह फंस चुकी थी। तो तुम क्या चाहते हो? विरारे ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं चाहता हूं कि तुम मीरा टंडन बनकर रहो। ये कोई डेटिंग ड्रामा नहीं है, ये एक व्यवसाय का समझौता है, एक फर्जी रिश्ता, लेकिन एक असली अनुबंध। उसने एक लीगल दस्तावेज आराध्या के सामने रखा। विरारे ने शर्तें पढ़कर सुनाई। अवधि, ये रिश्ता 1 साल के लिए चलेगा, जिसे जरूरत पड़ने पर 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। तुम विरारे एंटरप्राइजेज में मीरा टंडन के रूप में ही जानी जाओगी जब तक हम दोनों अकेले ना हो। ऑफिस में तुम मेरी कर्मचारी हो, बाहर तुम मेरी मंगेतर। दोनों भूमिकाओं में कोई ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तुम्हें हर महीने 5 लाख रुपए दूंगा। तुम्हारा सारा कर्ज आज ही एकमुश्त चुका दिया जाएगा। तुम इस अनुबंध और हमारे रिश्ते की सच्चाई के बारे में किसी को नहीं बताओगी, यहाँ तक कि मीरा को भी नहीं। अगर तुम कभी भी इस रिश्ते को सार्वजनिक रूप से तोड़ती हो तो तुम्हें मेरे बिजनेस को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी और तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलेगा। विरारे मेन ने पेन आगे बढ़ाया। ये तुम्हारी आजादी की कीमत है आराध्या। हस्ताक्षर करो और तुम्हारा कर्ज आजाद हो जाएगा। आराध्या के हाथ कांप रहे थे। 5 लाख रुपए और कर्ज की मुक्ति, ये उसके सपने से भी ज्यादा था। लेकिन इसकी कीमत थी कि उसे अपनी पहचान और अपनी आत्मा को 1 साल के लिए अपने बॉस को बेचना होगा। मुझे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए। विरारे ने हंसते हुए कहा, समय नहीं है। कल सुबह मेरे दादाजी हमसे फर्जी मंगेतरों से मिलने आ रहे हैं। उन्हें हमें एकदम सच्चा लगना होगा। बाहर आकर आराध्या ने मीरा को फोन किया। मीरा, क्या तुमने उसे मेरे बारे में बताया था? नहीं, मैंने सिर्फ तुझे मेरी जगह जाने को कहा था। लेकिन उस 5 लाख का क्या? सच बता, क्या हुआ? आराध्या ने झूठ बोला। कुछ नहीं, वो बहुत अमीर है और उदार है। उसने सोचा होगा कि मुझे तैयारी के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत है। आराध्या ने तुरंत बैंक जाकर अपने कर्ज के पैसे चुका दिए। पहली बार उसका दिल हल्का हुआ, लेकिन साथ ही अपराध बोध से भर गया। शाम को विरारे का ड्राइवर उसे लेने आया। विरारे ने उसे फोन पर निर्देश दिए। आज रात तुम्हें मेरे अपार्टमेंट में आना होगा। हमें साथ रहने की आदत डालनी होगी। और हाँ, अपनी साधारण अलमारी छोड़ दो। तुम्हें कल से मीरा की तरह दिखना होगा। आराध्या एक नई और महंगी साड़ी पहने विरारे के आलीशान अपार्टमेंट में पहुंची। अपार्टमेंट किसी महल जैसा था। विरारे ने उसे देखते ही कहा, कल से तुम्हारा नाम मीरा है और तुम्हारा काम है मुझे रिजेक्ट करने की कोशिश करना। क्या? आराध्या हैरान हुई। हाँ, मेरे दादाजी मुझसे नफरत करते हैं कि मैं केवल काम करता हूँ। अगर उन्हें यह लगा कि तुम मुझ पर गुस्सा हो, मुझ पर हावी हो रही हो, तो उन्हें लगेगा कि तुम एक असली जिंदा और दबंग मंगेतर हो। तुम्हारी कल रात वाली मांगे अब हमारी फर्जी रिश्ते की स्क्रिप्ट है। विरारे ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। अब सुनो मीरा, हमें अपने रिश्ते के नियम बनाने होंगे। कमरे अलग होंगे, ऑफिस में कोई निजी बातचीत नहीं। और तभी दरवाजे पर बेल बजी। विरारे के चेहरे पर तुरंत एक नकली मुस्कान आ गई। ओह मीरा, क्या तुम फिर से मुझ पर चिल्ला रही थी? मुझे माफ करना, मैंने आज फिर ऑफिस में ज्यादा काम किया। आराध्या ने तुरंत अपने चेहरे पर एक नाराजगी का भाव लाया और जोर से चिल्लाई। हाँ विरार्य, तुम हमेशा काम काम और काम। क्या तुम अपने फोन से शादी कर लो, मैं जा रही हूँ। पड़ोसियों के चेहरे पर गॉसिप का भाव आ गया। विरारे ने मुस्कुराते हुए उन्हें विदा किया। दरवाजा बंद होते ही विरारे ने आराध्या की ओर देखा और कहा, बहुत अच्छा आराध्या, तुम एक अच्छी अभिनेत्री हो। अब जाओ और गेस्ट रूम में सो जाओ। कल असली मुश्किल शुरू होगी, मेरे दादाजी। आराध्या ने समझा लिया था कि वो अब एक ऐसी नाव पर सवार है जिसका मल्लाह उसका बॉस है और मंजिल एक झूठा विवाह है। आराध्या के लिए अगला हफ्ता किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। सुबह 9 बजे वो फूड रिसर्च लैब में अपनी वैज्ञानिक की साधारण जिंदगी जीती, जहां वो अपनी टीम के साथ नए व्यंजनों पर काम करती, डेटा का विश्लेषण करती और कॉफी मग लेकर भागती दौड़ती थी। लेकिन जैसे ही घड़ी में शाम के 5 बजते, उसे अपनी मीरा टंडन वाली पर्सोना में ढलना पड़ता था।
ये ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा वॉशरूम के शीशे के सामने होता। लैब कोट हटाओ, महंगे कपड़े पहनो, चेहरे पर एक नज़ाकत भरा गुरूर लाओ और सबसे ज़रूरी, विरारिया के लिए एक नाराज़ मंगेतर का रोल प्ले करो। वो लैब में अपनी टीम के साथ बैठी थी। वे एक नए स्नैक पैकेजिंग के डिज़ाइन पर बहस कर रहे थे। एक सहकर्मी निशा ने पूछा, आराध्या, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये रंग उपभोक्ताओं को आकर्षित करेगा? आराध्या ने तुरंत डेटा और साइकोलॉजी को मिलाते हुए जवाब दिया, नहीं निशा, नीला रंग भूख को कम करता है। हमें पीले और नारंगी रंग के शेड्स इस्तेमाल करने चाहिए जो ऊर्जा और उत्साह दर्शाते हैं। वो अपनी दुनिया में पूरी तरह डूबी हुई थी। शाम 6 बजे आराध्या अब मीरा बनकर विरारिया के ऑफिस में दाखिल हुई। उसने जानबूझकर दरवाजा जोर से बंद किया। विरारिया जो एक जरूरी वीडियो कॉल पर था, उसने आंखें घुमाई। जैसे ही कॉल खत्म हुई, आराध्या ने गुस्से से कहा, विरारिया, तुम जानते हो आज शाम को हमारी एनिवर्सरी डेट थी और तुमने मुझे इस बेजान ऑफिस में आने को कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई खाली बैठा हुआ आदमी हूं? विरारिया ने बिना किसी भावना के उत्तर दिया, मीरा, मैं तुम्हें 24 घंटे पहले ही बता चुका था कि मुझे सिंगापुर की टीम के साथ एक जरूरी बैठक करनी है और ये हमारी फर्जी एनिवर्सरी डेट थी। फर्जी हो या असली, तुम हमेशा अपने काम को प्राथमिकता देते हो। आराध्या ने चिल्लाने का नाटक किया क्योंकि वो जानती थी कि आरव यानी विरारिया का सचिव और दोस्त दरवाजे के पास से गुजर रहा होगा। आरव ने अंदर झांका और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया, सिर हिलाते हुए जैसे वो इस जोड़े के रोज के झगड़ों से परेशान हो। विरारिया मुस्कुराया, लेकिन केवल आंखों से। तुम्हारी एक्टिंग बेहतर होती जा रही है। अच्छा किया। आरव को लग रहा है कि तुम मुझसे सच में नाराज हो। मैं हूं, आराध्या ने फुसफुसाया, क्योंकि मैं दिन भर यहाँ काम करती हूँ और शाम को भी तुम्हारा नाटक करती हूँ। ये बहुत थकाऊ है। एक शाम जब वे विरारिया के अपार्टमेंट में अकेले थे, तो विरारिया ने उसे कुछ कॉर्पोरेट दस्तावेज दिए। तुम्हें मीरा के रूप में कुछ चीजें जाननी होंगी। कल शाम को हम डिनर पर हैं, जहां हमारे निवेशक होंगे। तुम्हें कुछ स्मार्ट प्रश्न पूछने होंगे। आराध्या ने फाइलें उठाई और हैरान रह गई। ये कंपनी के आगामी फूड प्रोडक्ट्स के बारे में गोपनीय डेटा था। ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल है। हाँ, विरारिया ने कहा, लेकिन मीरा टंडन को ये सब जानने का अधिकार है क्योंकि उसके परिवार ने हमारी कंपनी में बड़ा निवेश किया हुआ है। घबराओ मत, मैं जानता हूं कि तुम इस डेटा को लीक नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुमने किया तो तुम्हारा कर्ज, तुम्हारा घर और तुम्हारी आज़ादी सब कुछ खत्म हो जाएगा। आराध्या रात भर उन फाइलों का अध्ययन करती रही। एक वैज्ञानिक होने के नाते वो उन नंबरों और रिसर्च को तुरंत समझ गई। उसे पता चला कि विरारिया केवल एक सख्त बॉस ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी सीईओ भी है जो अपने कर्मचारियों और अपनी रिसर्च की बहुत परवाह करता है। अगली शाम डिनर पर आराध्या ने निवेशकों के सामने मीरा बनकर बैठी। एक निवेशक ने विरारिया की ओर देखते हुए कहा, तो मीरा जी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि विरारिया का नया प्लांट बेस्ड मीट प्रोजेक्ट इतना महंगा क्यों है? विरारिया ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि आराध्या ने बीच में टोक दिया, माफ करना अंकल, ये महंगा नहीं बल्कि भविष्य का निवेश है। अगर आप डेटा देखें तो इसमें इस्तेमाल किया गया माइक्रो एल्गी प्रोटीन न केवल ज्यादा पोषक है, बल्कि इसका उत्पादन भी बहुत तेजी से हो सकता है। विरारिया को पता है कि वो क्या कर रहा है। वो बाजार को बदल रहा है। सारे निवेशक, यहाँ तक कि विरारिया भी दंग रह गए। जब वे कार में वापस आ रहे थे तो विरारिया ने कहा, तुमने कमाल कर दिया। तुमने उस माइक्रो एल्गी प्रोटीन के बारे में कहाँ से सीखा? ये डेटा तो मैंने तुम्हें नहीं दिया था। आराध्या घबरा गई। टंडन ग्रुप की रिसर्च टीम, उन्होंने मुझे सिखाया। विरारिया ने उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन उस रात पहली बार विरारिया ने आराध्या को केवल एक फर्जी मंगेतर की तरह नहीं, बल्कि एक स्मार्ट और सक्षम महिला की तरह देखा। इस बीच दूसरी प्रेम कहानी भी धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। मीरा अपनी आज़ादी का जश्न मना रही थी। वो अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन की तैयारी में लगी हुई थी। उसे अपने दादाजी से बचने के लिए लगातार आराध्या के फोन कॉल्स पर विरारिया के बारे में नाराज होने का नाटक करना पड़ता था। एक दिन मीरा को विरारिया के सचिव आरव से मिलना पड़ा। विरारिया ने आरव को कुछ आधिकारिक दस्तावेज मीरा के ऑफिस पहुंचाने को कहा था। आरव, जो हमेशा पेशेवर कपड़े पहने रहता था, मीरा के रंगीन और कलात्मक स्टूडियो में पहुंच गया। मीरा अपने कपड़ों पर पेंट लगी हुई एक कैनवस पर जोर से रंग फेंक रही थी। वो बिल्कुल आराध्या से उलट थी, लापरवाह, चंचल और दिल की साफ। अरे तुम कौन हो? मीरा ने पूछा। मैं विरारिया का सचिव हूँ आरव, उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। मीरा जोर से हंसी। ओ, तुम वो रोबोट हो जो हमेशा विरारिया के पीछे पीछे घूमता है। यहाँ आओ रोबोट, तुम्हें पता है विरारिया इतना बोरिंग है कि तुम उसके साथ काम करके कैसे नहीं ऊबते? आरव थोड़ा असहज हुआ, लेकिन मीरा की मासूमियत उसे अच्छी लगी। मिस्टर विरारिया काम को लेकर बहुत गंभीर हैं, लेकिन वो बुरे इंसान नहीं हैं।
मीरा ने आरव को कॉफी पीने के लिए खींच लिया और उसे अपने नए एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया, जो आरव के समझ से बाहर था। आरव, जो मड़ित और लॉजिस्टिक्स के अलावा और कुछ नहीं जानता था, मीरा के पागलपन भरे संसार में खो गया। उस दिन पहली बार आरव ने ऑफिस की दीवारों से बाहर की दुनिया देखी और उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की, जो उसके बॉस की मंगेतर की दोस्त थी, से बात करके मजा आया। आराध्या और विरार्या का फर्जी रिश्ता धीरे धीरे बदल रहा था। एक शाम आराध्या को लैब में देर हो गई थी। विरार्या, जो रात के खाने के लिए उसका इंतजार कर रहा था, अपने सीईओ वाले ऑफिस से नीचे चलकर लैब तक आया। उसने देखा कि आराध्या थकी हुई, लैब कोट पहने, अपनी टीम के साथ एक ब्रेड प्रोडक्ट के स्वाद को लेकर बहस कर रही थी। उसने देखा कि आराध्या कैसे उत्साह और जुनून से भरी थी। विरार्या वहां खड़ा रहा और चुपचाप उसे देखता रहा। ये मीरा नहीं थी, ये असली आराध्या थी, जो अपने काम से प्यार करती थी। जब आराध्या ने उसे देखा तो वो हड़बड़ा गई। विरार्या ने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उतारकर उसे दी। ये लैब 24 घंटे चलती है, लेकिन तुम इंसान हो, तुम्हें यहाँ सोना नहीं है। सॉरी सर, मुझे पता है मैं लेट हूँ, मैं अभी मीरा बन जाती हूँ। नहीं, विरार्या ने कहा, अभी तुम सिर्फ मेरी एक कर्मचारी हो जो बहुत देर तक काम कर रही है। घर चलो। कार में विरार्या ने आराध्या से पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आराध्या ने झट से जवाब दिया, खाना बनाना और नई चीजें बनाना। मेरे लिए वैज्ञानिक होना बस यही है, स्वाद और न्यूट्रिशन को मिलाकर जादू करना। विरार्या ने धीरे से मुस्कुराया, तुम मीरा टंडन से बिल्कुल अलग हो, और ये बुरा नहीं है। इस क्षण उन दोनों के बीच की दूरी कम हो गई थी। नकली रिश्ते की दीवार के पीछे से असली एहसास झांकने लगे थे। अगले दिन विरार्य के दादाजी मिस्टर पुरुषोत्तम कपूर मुंबई पहुंचे। पुरुषोत्तम कपूर परिवार के व्यवसाय के संस्थापक और एक बेहद पारखी व जबरदस्त व्यक्तित्व के धनी थे। विरार्य को पता था कि अगर कोई उनकी फर्जी सगाई को पकड़ सकता है तो वो केवल उनके दादाजी ही हैं। सुबह सुबह विरार्य ने आराध्या को अपने अपार्टमेंट के लिविंग रूम में बिठाया और उसे सख्त निर्देश दिए। मीरा, सुनो, दादाजी को शादी की धुन सवार है। वो चाहते हैं कि मैं काम छोड़कर परिवार पर ध्यान दूं। तुम्हें उन्हें ये जताना होगा कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो मुझे बदलने की ताकत रखती है। पर मुझे उन्हें कैसे मनाना है? आराध्या ने घबरा कर पूछा। विरार्य ने जोर दिया, तुम उन्हें ये दिखाओगी कि तुम एक टंडन होने के बावजूद पैसे पर नहीं बल्कि सादगी और संस्कारों पर विश्वास करती हो। वो मुझसे नफरत करते हैं कि मैं हर चीज में बस बिजनेस देखता हूँ। आराध्या ने सिर हिलाया। ये मुश्किल था क्योंकि उसे मीरा जैसी लापरवाह और अमीर लड़की की नकल करनी थी, लेकिन विरार्य के दादाजी के सामने उसे संस्कारी भी दिखना था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी और विरार्य के दादाजी मिस्टर पुरुषोत्तम कपूर अंदर दाखिल हुए। उनके साथ उनका निजी सहायक था। पुरुषोत्तम कपूर ने सूट पहना था, लेकिन उनके चेहरे पर एक सरल और स्नेही भाव था। उन्होंने विरार्य को नजरअंदाज किया और सीधे आराध्या की तरफ बढ़े। तो तुम हो हमारी मीरा? विरार्य ने तुम्हें इतने दिनों तक कहाँ छिपा कर रखा? आराध्या ने झुककर उनके पैर छुए। नमस्ते दादाजी, आप ठीक तो है? अरे अरे विरार्य, जरा देखो, तुम्हारी मंगेतर तो बहुत संस्कारी है। कोई अमीर बच्चा आज ऐसा नहीं करता। विरार्य ने मुश्किल से मुस्कुराया। नाश्ते की परीक्षा। पुरुषोत्तम कपूर ने सुबह का नाश्ता साथ करने पर जोर दिया। अपार्टमेंट के शेफ ने एक भव्य बुफे लगा रखा था। पुरुषोत्तम कपूर ने कहा, विरार्य, जरा देखो मीरा के लिए क्या लेना है। विरार्य ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, उसे एग वाइट और ब्लैक कॉफी पसंद होगी। वो हेल्थ पर बहुत ध्यान देती है। ये असल में मीरा की पसंद थी जो उसने आराध्या को बताई थी। लेकिन आराध्या, असली आराध्या, ने तुरंत जवाब दिया, नहीं दादाजी, मुझे आज सुबह गर्मा गर्म हाथ से बने पराठे चाहिए। विरार्य, तुम तो भूल ही गए कि मुझे भारतीय नाश्ता कितना पसंद है। तुम हमेशा बिजनेस मीटिंग वाला खाना ही याद रखते हो। विरार्य हैरान रह गया। ये तो उसकी स्क्रिप्ट में नहीं था। पुरुषोत्तम कपूर खुश हो गए। वाह बेटा, ये हुई ना बात। विरार्य, जरा सीखो अपनी मंगेतर से। इसे कहते हैं जमीन से जुड़ाव। विरार्य ने आराध्या की ओर देखा। आराध्या ने उसे आंख मारी। वो उसे बता रही थी कि उसका प्लान काम कर गया है। नाश्ते पर दादाजी ने आराध्या से पूछा, तो मीरा, तुम क्या करती हो जब तुम विरार्य के साथ नहीं होती हो? आराध्या ने सोचा कि अगर उसने अपनी असली नौकरी बताई तो विरार्य फंस जाएगा, क्योंकि कोई टंडन परिवार की उत्तराधिकारी नौकरी नहीं करती। मैं
मैं खूबसूरती पर काम करती हूँ दादाजी। मैं कला, खान-पान और सेहत पर रिसर्च करती हूँ। ओह! तुम एक शेफ़ हो? नहीं, शेफ़ नहीं, मैं एक रिसर्चर हूँ, आराध्या ने आत्मविश्वास से कहा। मैं पता लगाती हूँ कि कौन सी चीज़ें स्वाद और सेहत का सबसे अच्छा मिश्रण बनाती हैं। पुरुषोत्तम कपूर बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि ये लड़की बिजनेस की दुनिया से बाहर की है और विरारे के कठोर दिल को पिघला सकती है। पुरुषोत्तम कपूर ने घोषणा की, आज शाम को हम सब कपूर परिवार के फार्म हाउस में रहेंगे। मुझे तुम्हारी सगाई की पार्टी की तैयारी करनी है। विरार्या, तुम और मीरा शाम तक साथ में कुछ रोमांटिक पल बिताओ। विरार्य और आराध्या सन्न रह गए। दादाजी के जाते ही विरार्य फुसफुसाया, तुमने पराठे वाली बात क्यों कही? मीरा को पराठे पसंद नहीं है। क्योंकि तुमने कहा था कि वो तुमसे चिढ़े हुए हैं कि तुम केवल बिजनेस करते हो। उन्हें एक घरेलू और संस्कारी बहू चाहिए थी और मैंने वो रोल प्ले किया। धन्यवाद कहने के बजाय तुम शिकायत कर रहे हो, आराध्या ने कहा। विरार्य को मानना पड़ा कि आराध्या की सहज बुद्धि उसके बिजनेस दिमाग से ज्यादा तेज थी। शाम को दोनों फार्म हाउस पहुंचे। दादाजी और उनके सहायक आसपास ही थे। विरार्य ने आराध्या का हाथ पकड़ा और आराध्या ने उसके कंधे पर सिर रखा। ये सब कैमरे के लिए था, लेकिन पहली बार आराध्या को विरार्य के हाथ की मजबूत पकड़ में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। फार्म हाउस में एक छोटी सी दुर्घटना हुई। आराध्या अपने सैंडल के कारण फिसलने लगी, तो विरार्य ने तुरंत उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। वो एक दूसरे की आंखों में देखते रह गए, विरार्य की गहरी आंखें और आराध्या की मासूम आंखें। कुछ पल के लिए वो भूल गए कि ये एक फर्जी नाटक है। उनके दिल की धड़कनें एक दूसरे को महसूस कर रही थीं। तभी दादाजी ने उन्हें दूर से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपने सहायक से कहा, देखो विरार्य, ये सिर्फ काम के लिए नहीं जीता, मीरा का असर है। विरार्य ने जल्दी से आराध्या को छोड़ा और कहा, ठीक है मीरा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अगली बार ध्यान रखना। रात के खाने पर दादाजी ने आराध्या की खूब तारीफ की और उसे एक पुश्तैनी हीरे की अंगूठी भेंट की। तुम मेरी बहू नहीं, बेटी जैसी हो। तुम विरारे को फिर से एक इंसान बना सकती हो। आराध्या को अपराध बोध हुआ। वो एक अच्छे इंसान को धोखा दे रही थी। उसी रात मीरा ने आरव को अपने स्टूडियो में बुलाया। आरव, मुझे समझ नहीं आ रहा। विरार्य और आराध्या की सगाई की खबर पूरे शहर में फैल गई है। मेरे दादाजी मुझे माफ करने लगे हैं। ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन मेरे पेंटिंग एग्जीबिशन का क्या? मैं कैसे जाऊंगी? आरव ने शांत मन से सलाह दी। मीरा जी, आपको थोड़ी देर के लिए शहर से बाहर चले जाना चाहिए। एक लंबा वेकेशन, जैसे कि विदेश यात्रा पर। आप कह सकती हैं कि आप सगाई के बाद की थकान से दूर हो रही हैं। इससे आपके दादाजी को भी लगेगा कि आप विरारे से कितना प्यार करती हैं कि सगाई की तैयारी से थक गई हैं। मीरा की आंखें चमक उठी। आरव, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो। तुम एक रोबोट नहीं बल्कि एक लाइफ कोच हो। मीरा ने आरव को गले लगा लिया। आरव, जो कभी किसी लड़की के इतना करीब नहीं आया था, हक्का बक्का रह गया। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ मीरा जी। काम या मेरी मदद? धन्यवाद आरव, मैं अगले हफ्ते ही बाली जा रही हूँ। तुम मेरे लिए टिकट बुक कर सकते हो? इस तरह फर्जी सगाई ने मीरा को आज़ादी दी और उसने अनजाने में अपनी कहानी आरव के साथ शुरू कर दी। अगले दिन आराध्या ने विरार्या को बताया कि मीरा ने वेकेशन पर जाने का फैसला किया है। विरार्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मीरा जी अब वेकेशन पर है, इसका मतलब है अब तुम यानी असली आराध्या मेरे पास अकेले ही रहोगी। ये सौदा 1 साल का है। तैयार हो जाओ क्योंकि अब हम असली डेट्स पर जाएंगे। आराध्या को लगा कि अब उसका नाटक और मुश्किल होने वाला है। आराध्या की दोहरी जिंदगी अब उसके नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। वो विरारे एंटरप्राइजेस की लैब में एक समर्पित और मेहनती कर्मचारी थी, जिसे देर रात तक काम करने के लिए जाना जाता था। वहीं दूसरी तरफ वो मीरा टंडन थी, जो लग्जरी, कैजुअल मुलाकातों और अचानक गुस्सा होने के लिए जानी जाती थी। कार्यालय में हर कोई इस नई मीरा टंडन के बारे में बात कर रहा था। लैब में आराध्या की सहकर्मी निशा एक दिन कॉफी मशीन पर आराध्या से फुसफुसाई, सुना है मीरा टंडन यानी हमारे सर की मंगेतर एकदम सनकी है, लेकिन आज सुबह मैंने उसे देखा। उसने हमारी लैब के लिए एक नया आयातित स्पेक्ट्रोमीटर ऑर्डर किया है। वो सच में रिसर्च में दिलचस्पी रखती है या केवल दिखावा? आराध्या ने घबराकर कॉफी का कप पकड़ लिया। मुझे क्या पता निशा, मैं उससे कभी नहीं मिली। जबकि वो जानती थी कि वो स्पेक्ट्रोमीटर उसने खुद ही मीरा बनकर विरारे से मांगा था।
ताकि लैब का काम तेजी से हो सके। लेकिन इस दोहरी भूमिका में सबसे बड़ा खतरा विरारे का चचेरा भाई और कंपनी का मार्केटिंग हेड देवांश था। देवांश विरारे के सीईओ बनने से नाराज था और हमेशा उसकी कोई ना कोई गलती ढूंढने की फिराक में रहता था। देवांश ने नोटिस किया कि मीरा टंडन कभी भी कंपनी के बड़े इवेंट्स में शामिल नहीं होती थी, और जब वो आती भी थी तो वो हमेशा फूड रिसर्च और साइंस के बारे में ही बात करती थी, ना कि फैशन या आर्ट के बारे में, जैसा कि एक टंडन वारिस को करना चाहिए। एक दोपहर देवांश ने अपनी रिसर्च में आराध्या को देखा। आराध्या लैब कोट पहने जमीन पर बैठी एक पैकेजिंग प्रोडक्ट की मजबूती का टेस्ट कर रही थी। अगले दिन देवांश ने विरारे के ऑफिस में जाकर सीधे सवाल किया, विरारे, तुम्हारी मंगेतर की आंखें और आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी लगती हैं। विरारे ने बिना सिर उठाए कहा, देवांश, मुझे तुम्हारी गॉसिप में कोई दिलचस्पी नहीं है, काम की बात करो। मैं काम की ही बात कर रहा हूं, देवांश ने जोर दिया। मुझे कल तुम्हारी एक कर्मचारी याद आई, तुम्हारी फूड रिसर्च टीम की एक लड़की, हाँ, आराध्या। तुम्हारी मंगेतर मीरा और वो आराध्या, वे दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती है। विरारे का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसने अपनी कुर्सी घुमाई। देवांश, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब सीधा है बॉस। क्या तुमने कोई नाटक किया है? क्या तुम्हारी मंगेतर की जगह कोई दूसरी लड़की है? विरारे जानता था कि उसे तुरंत इस आग को बुझाना होगा। तुम पागल हो गए हो देवांश, विरारे ने हंसने का नाटक करते हुए कहा। मीरा टंडन को आराध्या जैसी एक साधारण कर्मचारी की तरह देखना तुम्हारी अज्ञानता है। वे हमशक्ल हो सकती हैं, दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी ही कंपनी की कर्मचारी से शादी करूंगा? ये मीरा टंडन का अपमान है। लेकिन मुझे उन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता, ना चेहरे में ना आवाज में। देवांश ने जोर दिया। ठीक है, मैं तुम्हें सबूत दूंगा। आज शाम को एक बड़ा चैरिटी इवेंट है जहां पर सारे पत्रकार होंगे। तुम वहां आओ और तुम मीरा और मुझे एक असली प्रेमी जोड़े की तरह देखोगे। अगर उसके बाद भी तुम्हें कोई शक हो तो तुम मुझसे बात करना। देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर बॉस, मैं इंतजार करूंगा। शाम को आलीशान चैरिटी गाला इवेंट में आराध्या मीरा बनकर विरारे के साथ पहुंची। उसने मीरा की सबसे महंगी डिजाइनर ड्रेस पहनी थी। विरारे ने उसके कान में फुसफुसाया, देवांश यहाँ है और पत्रकार भी। हमें आज रात सबसे ज्यादा प्यार करने वाले कपल की तरह दिखना होगा। आराध्या ने अंदर ही अंदर घबराकर सिर हिलाया। देवांश उन दोनों को कोने से देख रहा था। विरारे ने आराध्या का हाथ कसकर पकड़ा और उसे डांस फ्लोर पर ले गया। उन्होंने एक धीमी धुन पर नाचना शुरू किया। शुरुआत में आराध्या असहज थी, लेकिन विरारे उसे करीब खींचता रहा। विरारे ने उसके कान में धीमे से कहा, तुम बहुत तनाव में हो, आराम करो, मुझे देखो। मीरा। आराध्या ने आंखें बंद की और विरारे के सांसों की गर्माहट महसूस की। डांस करते हुए वे एक दूसरे के बेहद करीब थे। ये नकली रिश्ता था, लेकिन उनके बीच की केमिस्ट्री बहुत असली थी। तभी देवांश जानबूझकर उनके पास आया, अपने फोन से उनकी तस्वीरें लेने लगा ताकि वो सबूत इकट्ठा कर सके। इस क्षण विरारे ने एक नाटकीय कदम उठाया। वो अचानक रुका, आराध्या को अपनी बाहों में उठाया और उसे सबके सामने होठों पर चूम लिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। देवांश के हाथ से फोन छूट गया। पत्रकार पागल हो गए और फ्लैश चमका दिए। आराध्या पूरी तरह से अवाक थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ये चुंबन केवल एक नाटक था, एक फर्जी प्रदर्शन। लेकिन विरारे के होठों की छुअन और उसके सीने की धड़कन आराध्या को एक असली एहसास दे गई। जब विरारे ने उसे धीरे से नीचे उतारा तो उसने उसके कान में फुसफुसाया, ये था सबूत देवांश। अब किसी को शक नहीं होगा कि हमारी सगाई कितनी सच्ची है। देवांश, जो कि अभी भी सदमे में था, पीछे हट गया। उसका शक अब कमजोर पड़ गया था। इवेंट के बाद जब वे कार में अकेले थे तो चारों तरफ एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। आराध्या का चेहरा अब भी लाल था। उसने विरारे से नाराजगी से पूछा, ये क्या था? तुमने मुझे क्यों किस किया? विरारे शांत था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, हमें एक असली प्रेमी जोड़े की तरह दिखना होगा। देवांश शक कर रहा था। ये एक व्यापारिक चाल थी। व्यापारिक चाल? आराध्या ने कहा। तुम हर चीज को व्यापार क्यों बनाते हो? विरारे ने कार रोकी और उसकी ओर मुड़ा। क्योंकि अगर ये नाटक टूटा तो तुम, तुम्हारा परिवार और तुम्हारी दोस्त मीरा सब मुश्किल में आ जाएंगे। ये मेरे दादाजी, मेरी कंपनी और हाँ, तुम्हारे लिए था। विरारे का चेहरा एकदम गंभीर था। उस पल आराध्या को लगा कि वो ना केवल नाटक कर रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं उसकी परवाह भी कर रहा है, और इसके सिवा इसके पास कोई चारा भी नहीं था। ठीक है, आराध्या ने धीरे से कहा,
लेकिन अगली बार मुझे बताना, मैं एक वैज्ञानिक हूँ, कोई अभिनेत्री नहीं। विरारे ने धीरे से मुस्कुराया। तुम एक अच्छी अभिनेत्री बन रही हो आराध्या, और एक अच्छी कर्मचारी भी। कल मैंने देखा कि तुमने लैब में कितना अच्छा काम किया। मुझे तुम पर गर्व है। इस रात विरारे ने आराध्या के लिए एक फर्जी मंगेतर से ज्यादा महसूस किया। उसके अंदर की ठंडक आराध्या की गर्माहट से पिघलनी शुरू हो गई थी। उन दोनों के बीच एक अनकहा, अनजाना रिश्ता जन्म ले रहा था। मीरा अपनी सगाई की थकान से उभरने के बहाने बाली के एक खूबसूरत बीच रिजॉर्ट में छुट्टियां मना रही थी। वो अपने लैपटॉप पर अपने आगामी आर्ट एग्जीबिशन के लिए एक कैटलॉग डिजाइन कर रही थी। इस बीच विरार्य ने आरव को एक गोपनीय काम के लिए बाली भेजा था। मीरा के दादाजी के लिए टंडन ग्रुप में निवेश से संबंधित कुछ जरूरी कागजात पर उनके दस्तखत लेना। आरव हमेशा की तरह एक 3 पीस सूट पहने अपने ब्रीफकेस के साथ बीच रिजॉर्ट के रिसेप्शन पर खड़ा था। वो अपने आसपास की चकाचौंध और लापरवाह लोगों के बीच एक गंभीर रोबोट जैसा दिख रहा था। मीरा ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो एक चमकीले पीले रंग की समर ड्रेस पहने दौड़ती हुई उसके पास आई। आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव ने अपनी टाई ठीक करते हुए कहा। नमस्ते मीरा जी। मिस्टर विरार्य ने मुझे मिस्टर टंडन के कुछ जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने के लिए भेजा है। मैं आज रात की फ्लाइट से वापस चला जाऊंगा। मीरा ने मुंह बनाया। तुम हमेशा काम काम और काम। तुम भी अपने बॉस की तरह हो। विरार्य कम से कम फर्जी रोमांस तो कर रहा है। तुम तो बस कागजातों से ही प्यार करते हो। मीरा जी, मैं एक पेशेवर व्यक्ति हूँ। मैं मिस्टर विरार्य का सचिव हूँ। आरव ने सख्ती से कहा। नहीं, तुम एक आदमी हो आरव। मीरा ने अचानक उसका ब्रीफकेस छीन लिया। पहले तुम इस सूटकेस वाले सूट को उतारो। हम अभी बीच पर जा रहे हैं। तुम्हें कम से कम एक दिन की मानसिक छुट्टी की जरूरत है। आरव विरोध नहीं कर सका। मीरा उसे एक स्थानीय दुकान पर ले गई और उसे जबरदस्ती एक ढीली ढाली टी शर्ट और रंगीन शॉर्ट्स खरीदने के लिए मजबूर किया। अगले कुछ घंटे आरव की जिंदगी के सबसे अजीब और सबसे खुशहाल पल थे। मीरा ने उसे सिखाया कि समुद्र की लहरों में कैसे मजा लिया जाता है। आरव, जो पहले पानी से डरता था, अब लहरों के साथ उछल कूद कर रहा था। उसके बाल पूरी तरह भीग गए थे। मीरा ने रेत पर बैठी अपने आर्ट के बारे में बात की। कला आरव गणित नहीं है, ये भावना है। ये कुछ ऐसा बनाना है जो पूरी तरह से गलत हो फिर भी खूबसूरत लगे। आरव ने गंभीरता से जवाब दिया। प्रोफेशनली स्पीकिंग, कला भी एक प्रकार की गणना है मीरा जी। रंगों का अनुपात, संरचना का संतुलन, ये सब गणितीय सिद्धांतों पर आधारित है। मीरा हंसने लगी। तुम बहुत बोरिंग हो आरव, लेकिन इसी वजह से तुम मुझे पसंद हो। तुम दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हो। उसने आरव के हाथ पर रेत से एक दिल बनाया। आरव को पहली बार किसी लड़की ने पसंद किया था। वो अजीब सा महसूस कर रहा था। उसके दिल में एक तेज धड़कन उठी। उसने मीरा से पूछा, क्या क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं मीरा जी? मीरा ने प्यार से कहा। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम बहुत सच्चे और ईमानदार हो। तुम विरार्य की तरह नहीं हो जो केवल बिजनेस देखता है। उसने आगे कहा। आराध्या और विरार्य की जोड़ी कितनी अजीब है ना। वो कितनी शांत और गंभीर है। और वो आरव ने तुरंत अपनी वफादारी दिखाते हुए कहा। मिस्टर विरार्य बहुत अच्छे हैं, बस उन्हें काम ज्यादा पसंद है। रात को मीरा और आरव बीच के किनारे टहल रहे थे। मीरा ने अचानक एक गंभीर सवाल पूछा। क्या तुम कभी किसी से प्यार में पड़े हो आरव? आरव का चेहरा लाल हो गया। मैं मैं हमेशा काम में व्यस्त रहा हूँ मीरा ही। मेरे पास ऐसी चीजों के लिए समय नहीं रहा। तो तुम्हारे लिए प्यार क्या है? एक और अनुबंध? मीरा ने मजाक किया। नहीं, मुझे लगता है प्यार एक अपेक्षित मूल्य है। जब किसी व्यक्ति के साथ रहने से आपको खुशी और सुरक्षा की इतनी ज्यादा संभावना हो कि उसके बिना रहने का खतरा आप मोल न ले सके। मीरा ने ठहाका लगाया। तुम एक नंबर क्रंचर रोबोट हो। लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। प्यार एक अप्रत्याशित क्षण है। एक पागलनपनी भरा, अचानक से किया गया काम। मीरा अचानक रुक गई, अपने पैरों पर खड़ी हुई और आरव के गाल पर एक हल्का सा किस किया। ये एक अप्रत्याशित क्षण था। ये प्यार है। आरव पूरी तरह से सदमे में था। उसने अपने गाल को छुआ जहां मीरा के होंठ लगे थे। ये प्रोफेशनल नहीं है मीरा जी। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। और यही कारण है कि ये बहुत मजेदार है। अगले दिन मीरा ने आरव के सारे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। एयरपोर्ट पर आरव ने अपने सूट को फिर से पहन लिया, लेकिन अब वो पहले जैसा रोबोट नहीं था।
मीरा ने उसे गले लगाते हुए कहा, जाओ, अब तुम फिर से अपने बॉस के पीछे भागो, लेकिन याद रखना तुम एक रोबोट नहीं हो। आरव ने बिना किसी तर्क के कहा, धन्यवाद मीरा जी, मैंने मैंने इस मानसिक छुट्टी का आनंद लिया। मुंबई वापस आकर आरव फिर से अपने काम में जुट गया, लेकिन उसके मन में अब केवल एक्सेल शीट नहीं थी। उसकी आंखों के सामने मीरा का मुस्कुराता चेहरा और उसके गाल पर उस अप्रत्याशित किस का एहसास था। उसने अपने फोन में एक नया फोल्डर बनाया, अपेक्षित मूल्य मीरा टंडन। आरव के अंदर कुछ बदल गया था। वो अब ना केवल विरारे के बॉस के रूप में वफादार था, बल्कि वो मीरा की खुशी की संभावना को भी अपने जीवन में कैलकुलेट करने लगा था। इस बीच विरारे और आराध्या का फर्जी रिश्ता अगले स्तर पर पहुंच रहा था। आरव अब विरार्य को ज्यादा ध्यान से देखने लगा था। उसने नोटिस किया कि विरार्य आराध्या के आसपास पहले से ज्यादा हंसता था और उसके लिए कॉफी बनाने लगा था। आरव ने सोचा, क्या मेरे बॉस भी प्यार के एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं? विरारी के ऑफिस में रात के 11 बजे थे। मीटिंग खत्म हो चुकी थी। आराध्या, जो अब मीरा के वेश में थी, थक कर सोफे पर बैठ गई। जैसे ही आरव ने दरवाजा बंद किया, आराध्या ने अपने महंगे हील्स उतार फेंके और राहत की सांस ली। शुक्र है, दादाजी का आज का रोमांटिक डिनर मिशन सफल हुआ। विरारे, तुम्हारे दादाजी सच में मानते हैं कि मैं तुमसे शादी के लिए बेताब हूं? विरारे, जो अपने सूट का कोट उतार रहा था, हंसा। हाँ, और तुम मीरा बनकर उन पर इतना अच्छा चिल्लाती हो कि उन्हें लगता है कि हम एक असली विवाहित जोड़ी की तरह लड़ते हैं। आराध्या हंसी, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी बेचैनी थी। विरारे, मुझे एक बात बताओ। जब दादाजी ने मुझसे पूछा कि मुझे तुम्हारी कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है, और मैंने कहा तुम्हारी दूरदर्शिता और तुम्हारे जुनून की आंखें, तो तब तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया था? विरारे ने तुरंत अपना चेहरा सख्त कर लिया। वो मेरी प्रोफेशनल छवि के खिलाफ था, आराध्या। मीरा टंडन को मेरी फोरसाइट क्या लेना देना? वो तो बस महंगी चीजों से प्यार करती है। या शायद आराध्या सोफे से खड़ी हुई और उसके करीब आई। शायद तुम्हें ये महसूस हुआ कि वो बात मीरा नहीं बल्कि आराध्या कह रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। उनके बीच का माहौल, जो हमेशा मजाक और एक्टिंग पर आधारित था, अचानक गंभीर हो गया। विरारे ने पीछे हटने की कोशिश की। हम इस मिशन पर हैं, आराध्या। भावनाओं को आने मत दो। ये केवल एक अभिनय है। और वो किस? आराध्या ने फुसफुसाते हुए पूछा। जब देवांश को शक हुआ था और तुमने मुझे सबके सामने किस किया था, वो भी सिर्फ अभिनय था? विरारे ने स्वीकार किया। हाँ, जाहिर है वो अभिनय था। हम देवांश को बेवकूफ बना रहे थे। लेकिन उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जिसे वो छुपा नहीं पाया। आराध्या ने उसका कॉलर पकड़ा। झूठ मत बोलो विरारे। मुझे पता है कि वो किस सिर्फ देवांश के लिए नहीं था। तुम और मैं, हम अब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम एक ही कमरे में सोते हैं, अलग अलग बिस्तरों पर, जाहिर है। एक ही मेज पर नाश्ता करते हैं। तुम मेरी असली पहचान जानते हो, और मैं जानती हूं कि तुम केवल एक सख्त सीईओ नहीं हो। विरारे ने धीरे से अपना सिर नीचे किया। ठीक है आराध्या, तुम सही हो। मैं अब इस रिश्ते को केवल अभिनय की तरह नहीं देखता। आराध्या का दिल जोर से धड़का। तो फिर क्या देखते हो? विरारी ने आराध्या के हाथ पकड़े। मैं तुम्हें देखता हूँ आराध्या। मैं तुम्हें रोज लैब में देखता हूँ, और फिर तुम्हें मीरा के रूप में देखता हूँ, और मुझे एहसास हुआ कि मैं उस ईमानदार, जमीन से जुड़ी आराध्या से प्यार करता हूँ। मैं अब तुम्हें इस झूठे रिश्ते में नहीं फंसाना चाहता। तो तुम क्या कह रहे हो? मिशन खत्म? हाँ, मिशन खत्म। लेकिन मैं तुमसे एक और प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। आओ हम दादाजी को सब बता दें। हम उन्हें बता दें कि हम दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया, लेकिन इस धोखे में हमें असली प्यार मिल गया। मैं अब तुम्हारी सच्चाई के साथ जीना चाहता हूँ। आराध्या ने विरारे के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। नहीं विरारे, इतनी जल्दी नहीं। दादाजी का स्वास्थ्य कैसा है तुम जानते हो। अगर हमने उन्हें अभी ये सब बताया तो उन्हें दूसरा हार्ट अटैक आ सकता है। हमें उन्हें धीरे धीरे सच्चाई बतानी होगी। तो तुम क्या चाहती हो कि हम झूठ बोलते रहें? हाँ, थोड़ी देर और। आराध्या ने कहा, हमारा मिशन अब बदल गया है। हमें दादाजी को ये जताना होगा कि हमें एक दूसरे से प्यार है, लेकिन साथ ही हमें उन्हें इस रिश्ते से आज़ाद होने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा, ताकि जब हम उन्हें बताएं कि मीरा कोई और है तो उन्हें ज्यादा सदमा ना लगे। विरारे को ये बात पसंद नहीं आई। उसे लग रहा था कि वो एक जाल में फंस रहा है। आराध्या, मुझे झूठ से नफरत है। मैं बहुत झूठ नहीं बोल सकता, खासकर जब मुझे पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी विरारे। तुम्हें मेरी सच्चाई को बचाना होगा और मेरे साथ खड़े होना होगा।
तभी आरव तेजी से ऑफिस में आया। सर, दादाजी ने अभी फोन किया है। उन्होंने आपको और मीरा जी को कल रात के लिए घर से बाहर एक रोमांटिक ट्रिप पर जाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी चाहिए और सिर्फ प्यार पे ध्यान देना चाहिए। विरारे और आराध्या ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें पता था कि उनका नाटक अब और मुश्किल होने वाला है। उन्हें अब 24 घंटे एक प्रेमी जोड़े की तरह रहना होगा, बिना किसी काम की आड़ लिए। इसी दौरान मीरा जो बाली से लौट चुकी थी और आरव भी अपनी भावनाओं से जूझ रहे थे। मीरा ने आरव को अपने स्टूडियो में बुलाया। आरव, क्या तुम्हें पता है कि विराले और आराध्या की सगाई कितनी मजेदार है? वे इतने शांत और गंभीर हैं, लेकिन उनका प्यार बहुत गहरा लगता है। क्या तुम और मैं भी इतने मजेदार हो सकते हैं? आरव असहज हो गया। मीरा जी, हम प्रोफेशनल दोस्त हैं। मैं आपका सचिव हूँ। मीरा ने हंसते हुए कहा। सचिव? मेरा हाथ पकड़ो रोबोट। उसने जबरदस्ती आरव का हाथ पकड़ा। देखो, तुम्हें कुछ महसूस हुआ? धड़कने कुछ? मुझे लगता है कि हमें विरारे और आराध्या की तरह अपने प्यार के साथ ईमानदार होना चाहिए। आरव ने हिम्मत की और कहा, ठीक है मीरा जी, अगर आप चाहती हैं कि हम ईमानदार हों तो मैं आपको पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे आपके साथ रहने का एक्सपेक्टेड वैल्यू बहुत ऊंचा लगता है। मीरा जोर से हंसी और उसे गले लगा लिया। तुम सच में बहुत प्यारे हो आरव। आरव को लगा कि उनकी जोड़ी भी अब सच्चाई के रास्ते पर है। अब उन्हें बस विरारे और आराध्या की मदद करनी थी। आरव ने विरारे को फोन किया और फुसफुसाया, सर, मुझे लगता है कि अब आपको आराध्या जी को अपनी असली भावनाएं बतानी चाहिए। दादाजी को हम संभाल लेंगे। उनके बीच का रिश्ता अब किसी समझौते पर नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और भरोसे पर टिका था। वे अब भी दादाजी के सामने अभिनय कर रहे थे, लेकिन उनका हर झगड़ा अब एक मजाक होता था और उनका हर स्पर्श पहले से ज्यादा असली लगता था। अब उनका अगला मिशन था पुरुषोत्तम कपूर यानी दादाजी को सच्चाई के लिए तैयार करना। आराध्या ने एक रात विरारे से कहा, विरारे, दादाजी को सच्चाई बताने का समय आ गया है, लेकिन हमें उन्हें ये नहीं बताना चाहिए कि हमने उन्हें धोखा दिया। हम उन्हें ये बताएंगे कि मीरा टंडन और तुम अलग हो रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई नई लड़की पसंद आ गई है जो तुमसे बहुत प्यार करती है। विरारे को ये योजना अच्छी लगी। और वो नई लड़की कौन होगी? आराध्या मुस्कुराई। तुम्हारी फूड रिसर्च वैज्ञानिक आराध्या। अगले दिन विरारे ने हिम्मत करके अपने दादाजी को फोन किया। "उम्म, दादाजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मीरा और मैं, हम दोनों अलग हो रहे हैं। पुरुषोत्तम कपूर फोन पर सन्न रह गए। क्या? तुम दोनों उतने खुश थे? क्यों? क्या मीरा का कोई नया आशिक है? नहीं दादाजी, मीरा चाहती है कि मैं एक काम पर ध्यान दूं और मैं चाहता हूं कि मैं जिससे प्यार करता हूं उस पर ध्यान दूं। मैं अब किसी और से प्यार करता हूं। पुरुषोत्तम कपूर का दिल टूट गया, लेकिन वो चुप रहे। कौन है वो बदकिस्मत लड़की? वो मेरी कंपनी की एक साधारण कर्मचारी है। उसका नाम आराध्या है। वो बहुत ईमानदार है, संस्कारी है और वो मुझे मुझसे ज्यादा समझती है। पुरुषोत्तम कपूर ने थोड़ी देर सोचा। उन्हें लगा कि विरार्य पहली बार किसी लड़की के लिए लड़ रहा है। ये शायद उस मीरा का ही असर था। ठीक है विरार्य, अगर वो मीरा जितनी अच्छी हुई तो मैं मान जाऊंगा। तुम उसे कल रात खाने पर लाओ। मुझे देखना है वो कौन है जिसने मेरे पोते का दिल तोड़ा है। जैसे ही ये तनाव खत्म हुआ, एक नई चुनौती सामने आ गई। विरारी एंटरप्राइजेस के सबसे बड़े प्रोजेक्ट नेक्स्ट जनरेशन स्नैक्स पर देवांश ने हमला कर दिया। देवांश ने विरारी से बदला लेने के लिए बाजार में एक नकली खबर फैला दी कि विरारी एंटरप्राइजेस के नए स्नैक्स में खतरनाक तत्व हैं और उसने कुछ गंदी राजनीति करके कंपनी के प्रमुख डीलर्स को तोड़ दिया। कंपनी के शेयर तेजी से गिरने लगे। विरारी का ऑफिस तनाव से भर गया। आरव, डीलर्स को फोन करो, उन्हें समझाओ कि ये सब झूठ है। सर, देवांश ने हर जगह अफवाह फैला दी है, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। आरव ने घबराते हुए जवाब दिया। आराध्या, अब केवल आराध्या वैज्ञानिक के रूप में विरार्य के ऑफिस में आई। विरार्य, ये सिर्फ अफवाह नहीं है। देवांश ने जानबूझकर हमारी कंपनी के एक प्रतिस्पर्धी जो कभी विरार्य से हारे थे, उनके साथ हाथ मिला लिया है। हमें तुरंत बाजार में जाकर सच्चाई साबित करनी होगी। विरारे ने आराध्या की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो केवल उसकी मंगेतर नहीं, बल्कि एक असली पार्टनर थी। ठीक है आराध्या, बताओ हम क्या कर सकते हैं? हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, हम दादाजी का तरीका अपनाएंगे। हम उन्हें खाना खिलाएंगे। अगली शाम आराध्या ने विरारिया एंटरप्राइजेस के मुख्यालय में एक भव्य इवेंट आयोजित किया। वहां सभी प्रमुख डीलर, पत्रकार और सबसे जरूरी पुरुषोत्तम कपूर मौजूद थे। आराध्या ने अपने लैब कोट में मंच पर कदम रखा। देवी और सज्जनों,
आप सबको पता है कि हमारी कंपनी के स्नैक्स पर सवाल उठे हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं आपको साबित कर सकती हूँ कि वे कितने सुरक्षित और पौष्टिक हैं। आराध्या ने वहां खड़े सभी डीलर्स और पत्रकारों को अपने लैब में विकसित किया गया स्नैक्स खिलाया। उसने मंच पर एक लाइव खाद्य परीक्षण किया, जिसमें साबित किया गया कि बाजार में फैलाया गया डर पूरी तरह झूठा था। फिर उसने एक दिल छू लेने वाला भाषण दिया। मैं आराध्या हूँ, मैं मीरा टंडन नहीं हूँ। हाँ, मैंने और विरारे ने एक झूठ बोला था। हमने एक फर्जी रिश्ता बनाया ताकि वो अपने दादाजी को खुश कर सके, लेकिन उस झूठ में हमें एक सच्चाई मिली। विरारे ने मुझे कर्ज से मुक्त किया और उसने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है। पूरा हॉल सन्न था। पुरुषोत्तम कपूर अपनी कुर्सी पर जम गए। विरारिया ने झूठ बोला क्योंकि उन्हें डर था कि उनके परिवार का दिल टूट जाएगा, लेकिन विरारिया ने जो स्नैक्स बनाया है वो ईमानदार है, ठीक वैसे ही जैसे मेरा प्यार उनके लिए है। उसने विरारिया की ओर देखा। विरारिया भीगी आंखों से मुस्कुरा रहा था। मैं इस कंपनी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्यार और भरोसे को बचाने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। डीलर्स और पत्रकार उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए। तभी पुरुषोत्तम कपूर धीरे धीरे मंच पर खड़े हुए। बस, बहुत हो गया। विरारिया ने घबराकर दादाजी की ओर देखा। दादाजी ने विरारिया को गले लगा लिया। मैं तुम दोनों से नाराज हूं कि तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं खुश हूं कि तुम दोनों ने एक दूसरे को पाया। विरारिया, तुम इस लड़की से शादी कर लो। पुरुषोत्तम कपूर ने आराध्या की ओर देखा। आराध्या, तुम मेरी बहू नहीं, तुम मेरी पोती हो। तुम इस घर की बहू बनोगी, ना कि कोई कर्मचारी। ठीक उसी समय बाहर देवांश इस इवेंट को बर्बाद करने की आखिरी कोशिश कर रहा था। आरव और मीरा ने, जो अब बाली से पूरी तरह बदल चुकी थीं, देवांश को रोक दिया। मीरा ने देवांश से कहा, बस करो देवांश, तुम विरार्य से नफरत करते हो, लेकिन तुम मेरी दोस्त आराध्या को चोट पहुंचा रहे हो। आरव ने देवांश को पकड़ लिया और उसे पुलिस को सौंपने की धमकी दी। देवांश हार मानकर भाग गया। मीरा ने आरव का हाथ पकड़ा। तुमने ये बहुत अच्छे से संभाला रोबोट। तुम्हें पता है, तुम सच में मेरे एक्सपेक्टेड वैल्यू से कहीं ज्यादा हो। आरव ने शर्माते हुए कहा, मैं अब और एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं देखता मीरा जी, मैं अब सिर्फ तुमको देखता हूँ। विरारे और आराध्या ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। कंपनी का संकट टल गया था और परिवार ने उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। विरारे ने आराध्या से कहा, अब हम क्या करेंगे मेरी फर्जी मंगेतर? आराध्या हंसी। अब हम अपने जीवन की सबसे लंबी और सबसे असली डेट पर जाएंगे, मेरे प्यारे बॉस। विरारे एंटरप्राइजेज में सब कुछ सामान्य हो गया था। आराध्या की ईमानदारी और विरारे के दूरदर्शी नेतृत्व ने कंपनी को देवांश के संकट से न केवल उबारा, बल्कि बाजार में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। पुरुषोत्तम कपूर ने आधिकारिक तौर पर आराध्या को परिवार का सदस्य घोषित कर दिया और उन्हें विरारे एंटरप्राइजेज के फूड रिसर्च विंग में एक निदेशक का पद दिया गया, ताकि वो अपने काम को पूरी आजादी से कर सके। एक रात विरारे और आराध्या अपने पुराने अपार्टमेंट, जो अभी भी विरारे के नाम पर था लेकिन जिसे आराध्या ने सजाया था, में थे। आराध्या किचन में अपने नए स्नैक रेसिपी पर काम कर रही थी। विरारे पीछे से आया और उसने आराध्या को गले लगा लिया। मुझे अब भी विश्वास नहीं होला आराध्या कि हमने दादाजी को हरा दिया। हमने नहीं विरारिया, प्यार ने जीता है, आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता है, लेकिन मुझे तुमसे एक आखिरी चीज की शिकायत है। आराध्या ने पलट कर देखा। क्या? तुमने मुझे अब तक असली शादी के लिए प्रपोज क्यों नहीं किया? तुमने मेरी नकली मंगेतर बनकर शुरुआत की थी और अब तुम मेरी असली पार्टनर हो, लेकिन अब भी कोई आधिकारिक प्रपोजल नहीं हुआ। आराध्या हंसी। तुम्हें लगता है कि प्रपोजल हमेशा लड़के को ही करना चाहिए? तभी दरवाजा खुला और आरव और मीरा अंदर आए। मीरा चिल्लाई, देखो, हमें एक साथ आना चाहिए। हमने अपनी खुशी की योजना बनाई है और अब हम तुम्हारी खुशी की योजना बनाएंगे। मीरा ने घोषणा की कि वे दोनों जोड़ों के लिए एक भव्य संगाई समारोह आयोजित करेंगे, एक ऐसी संगाई जो पूरी तरह से असली हो। कुछ ही हफ्तों में एक सुंदर समारोह का आयोजन किया गया। ये इवेंट पूरी तरह से अनौपचारिक और व्यक्तिगत था। सबसे पहले आरव और मीरा ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। आरव ने मीरा का हाथ पकड़ा और भावनात्मक होकर कहा, मीरा जी, मेरा जीवन हमेशा संख्याओं और तर्क पर आधारित रहा है, लेकिन आप मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी अप्रत्याशित घटना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपको प्यार दूंगा और आपकी हर कला को समझूंगा। मीरा की आंखों में आंसू थे। आरव, मेरे प्यारे रोबोट, मुझे तुमसे प्यार है। तुम मेरी जिंदगी के सबसे सच्चे और ईमानदार आदमी हो। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, पुरुषोत्तम कपूर हंसते हुए बोले, अरे विरार्य, देखो मीरा कितनी संस्कारी है। इसने तो एक सचिव से शादी कर ली। तुम्हें भी सीख लेनी चाहिए।
दादाजी को अब तक नहीं पता था कि मीरा और आराध्या अलग है। वो समझते थे कि विरारे ने अपनी अमीर मंगेतर को छोड़कर किसी और से शादी कर ली। अब बारी थी विरारे और आराध्या की। विरारे ने आराध्या का हाथ पकड़ा। पूरा कमरा शांत था। आराध्या, विरारे ने कहा, तुम मेरी जिंदगी में झूठ बनकर आई थी, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि झूठ को भी सच्चाई में कैसे बदला जा सकता है। तुमने मेरी आंखों से डर को निकाल दिया और उसकी जगह प्यार को भर दिया। उसने एक घुटने पर बैठकर एक हीरे की अंगूठी निकाली। मैं अब तक तुम्हें एक फर्जी मंगेतर के रूप में प्यार करता था। अब मैं तुम्हें एक असली पत्नी के रूप में प्यार करना चाहता हूँ। क्या तुम विरारे कपूर की पत्नी बनकर उसकी कंपनी की सबसे अच्छी फूड रिसर्च पार्टनर बनोगी? आराध्या की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। हाँ विरार्य, हमेशा के लिए हाँ। जैसे ही विरारे ने उसे अंगूठी पहनाई, पुरुषोत्तम कपूर उठे और बोले, अरे ये तो हमारी पुरानी बहू है। मैंने तो सोचा था ये कोई नई लड़की होगी। बेटा ये तो वही है। आराध्या और विरार्य हंस पड़े। विरार्य ने दादाजी को गले लगाया। हाँ दादाजी, ये वही है। मैंने आपको झूठ बोला ताकि मैं आपको धीरे धीरे सच बता सकूं। मैंने आपको ये नहीं बताया कि वो मीरा टंडन नहीं है, वो मेरी आराध्या है और अब वो मेरी पत्नी बनने वाली है। पुरुषोत्तम कपूर को थोड़ा सदमा लगा, लेकिन उन्होंने जल्दी ही इसे स्वीकार कर लिया। ठीक है, कम से कम वो आलू के पराठे तो बनाती है। कुछ महीने बाद विरारे और आराध्या ने धूमधाम से शादी कर ली। मीरा और आरव की शादी भी जल्द ही होने वाली थी। आराध्या अब कंपनी की निदेशक अपने नए उत्पादों के साथ बाजार में धूम मचा रही थी। उसका पहला सफल उत्पाद था आराध्या के आलू के स्नैक्स, जिसने विरारे एंटरप्राइजेज को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। मीरा ने अपने कला करियर में सफलता हासिल की और आरव उसका सबसे बड़ा समर्थक बन गया। आरव ने अपनी नौकरी छोड़कर मीरा के आर्ट गैलरी के सीईओ के रूप में काम शुरू कर दिया, क्योंकि उसने प्यार के अपेक्षित मूल्य को कॉर्पोरेट मुनाफे से ज्यादा समझा। एक रात विरारे और आराध्या एक छोटे से रोमांटिक डिनर पर थे। विरार्या ने आराध्या का हाथ पकड़ा। तुम्हें पता है, हम दोनों ने झूठ से शुरुआत की, लेकिन हमने सच्चाई के साथ जिंदगी जी। अगर मुझे सब कुछ फिर से शुरू करने का मौका मिलता तो मैं तुम्हें पहली बार में ही आलू के पराठे के साथ प्रपोज करता। आराध्या मुस्कुराई। लेकिन फिर हमारे पास ये मजेदार फर्जी रिश्ता और वो अद्भुत कहानी नहीं होती। उन्होंने एक दूसरे को देखा और हंस दिए। उनका रिश्ता जो एक संवेदा से शुरू हुआ था, अब सच्चे प्यार की सबसे मजबूत नींव पर खड़ा था।